बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नॉवलिक्स ऑफिशियल में खुश आमदीद। नावल हुब्बेकल्ब बाय यमनी वाक़ी किस नंबर 14 लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आएगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। तो चलिए रीड करना स्टार्ट करते हैं। इस्लामाबाद एयरपोर्ट से निकलकर वो जैसे ही चंद कदम आगे बढ़ा, सामने वेटिंग लाइन में खड़े लोगों में खड़े अवीम खान पर नज़र पड़ी तो व्लादिमीर ने बेसाख्ता मंडाने वाली मुस्कुराहट दबाई और संजीदगी से आगे बढ़ने लगा। हेलो, आई एम हेयर, लुक एट मी। अनजानपन से पास से गुजर कर आगे जाते व्लादिमीर को अवीम ने हैरत से पुकार कर रोका, मगर वो रुका नहीं। व्लादिमीर, कहाँ जा रहे हो? अवीम ने इसके पीछे जाते हुए और भी ज़ोर से पुकारा। इर्द गिर्द लोगों ने रुक रुक कर इसे देखा था और फिर आगे बढ़ गए, मगर परवाह किसे थी। व्लादिमीर इसे इग्नोर करता आगे बढ़ रहा था, फिर रुक गया। सामने से कोई भागता हुआ आया और ज़रा झुका। व्लादिमीर, इसने सवाल किया और व्लादिमीर ने इस बात में सर हिला दिया। वो बंदा इसे सामान लेकर कुछ ही फासले पर खड़ी स्याह बड़ी गाड़ी में रखने लगा। रुको, कहाँ जा रहे हैं? व्लादिमीर, जवाब दो मुझे, ये सब क्या है? अवीम दांत कचकाकर आगे बढ़ा और व्लादिमीर के कंधे पर हाथ रखकर झटके से मोड़ा। मेरी यहाँ सब अरेंजमेंट्स हो चुकी हैं और अब ऑफ कोर्स वहीं जा रहा हूँ। मेरे कंधे से हाथ हटाओ। अवीम खान, व्लादिमीर अजनबी लहजे में बोल रहा था। अवीम ने हाथ कंधे से हटाकर इसे घूरा। तो फिर मुझे क्यों बताया था अपनी फ़्लाइट का? अवीम का सारा जोश झाग बनकर बैठ गया। जी चौकर व्लादिमीर को देखा, जिससे इतने अरसे बाद यूँ मिल रहा था, और वो था कि अजनबी बना हुआ था। यही बताने के लिए तुम मेरा काम नहीं करोगे तो क्या समझते हो मैं खुद नहीं कर सकता? व्लादिमीर गर्दन अकड़ाए नाक चढ़ाकर बोल रहा था। फुल ब्लैक ड्रेसिंग, स्याह हुड पहने, स्याह गॉगल्स लगाए खड़ा वो मगरबी हुस्न के मालिक वाला व्लादिमीर की शख्सियत बहुत पुरअसर लग रही थी। वजीह सुनहरी चेहरे पर इस वक्त दिल जलाती मुस्कुराहट थी, जबकि इसके सामने ठहर कर इसे घूरते अवीम खान ने इसकी आमद का सुनकर ही इतने दिल से तैयारी की थी। ऐश ग्रे 3 पीस वाइट शर्ट का ऊपरी बटन खुला हुआ था और टाई की नॉट ढीली थी। जेल से बनाए बाल सलीके से सर पर जमे हुए थे। सफ़ेद शफाफ रंगत में कुछ देर पहले जो खुशी थी अब वो गायब थी। ग्रे आंखें व्लादिमीर पर जमी हुई थी। वो ऑफिस से सीधा यहीं आया था, मगर चेहरे पर तकन नाम की कोई चीज़ नहीं थी। खुशी थी और बेहद थी। वो दोनों अब टीन एज लड़के नहीं थे, दराज कद, चौड़े और वजीह हो चुके थे। फ़र्क ये था व्लादिमीर इसे पहले देख चुका था, मगर अवीम आज देख रहा था इसे। मैं तुम्हें फारिग लगता हूँ? मैं अपनी मीटिंग के दरमियान से उठकर यहाँ आया हूँ। इस ड्रामे की क्या ज़रूरत थी? अवीम ने भभरे हुए लहजे में सवाल किया। जी चाह रहा था सामने खड़े लड़के का ये हीरो वाला हुलिया बिगाड़ कर रख दे। तो क्या ना आते? मैंने बस बताया था ना। व्लादिमीर ने बेनियाजी से कंधे उचकाए। अरबी इंग्लिश लहजे में बोली जाने वाली उर्दू आज इसके तासरात समेत अवीम इंजॉय करने वाला था, मगर यहाँ तो सब उल्टा हो गया था। बंदा सामान रखकर अब मुंतजिर खड़ा और कंधे पर हैंड कैरी लिए अवीम के सामने खड़ा फुर्से से बोल रहा था। ओके सॉरी, मैंने इसीलिए तुम्हें इनकार किया था क्योंकि मैं चाहता था तुम मेरे पाकिस्तान आओ। मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, जो भी काम है करूँगा। अब जिद छोड़ो और मेरे साथ चलो। अवीम ने गहरी सांस भरकर हाथ खड़े करते हुए इससे माजरत की। वो जानता था व्लादिमीर इसकी बात पर गुस्सा होगा, मगर वो इतनी जिद कर जाएगा इसे ये उम्मीद नहीं थी। व्लादिमीर अबरू चढ़ाए सुनता रहा, जैसे कह रहा हो और कुछ। इसे अब माजरत भी नहीं चाहिए थी। डन, ओके बाय, मुझे अब जाना होगा। व्लादिमीर ने बेनियाजी से पूछा और पलट कर जाने लगा। व्लादिमीर, अवीम ने चिढ़कर इसे बुलाया तो वो पलट कर मुस्कुराहट दबाता हुआ इसके गले से लग गया। अवीम ने मुस्कुराकर इसके गिर्द बाजू फैला लिए। नाउ बाय, आई एम लेट। कुछ सेकंड्स के बाद व्लादिमीर इससे अलग होता इसी टोन में बोला और पलट कर गाड़ी के पास पहुंच गया। अवीम का मुंह खुला रह गया। फाइन बाय, गो टू हेल। अवीम इसकी डिटाई पर मुंह बिगाड़ कर चीखा। इसकी आवाज़ इतनी थी कि व्लादिमीर अच्छे से सुन सका। सेम टू यू। गाड़ी में बैठते व्लादिमीर ने जवाबी वार किया और डोर ठक से बंद कर दिया। वो जा चुका था। अवीम मुस्कुराकर नफ़ी में सर हिलाने लगा। मतलब अभी नाराज़गी का दौरानिया तवील था। शिफा, मजबूरी है, हमने भी आज रात निकलना है और नोयान हुंजा भी जा रहे हैं हनीमून पर। तुम बेहतर है अपनी मामा के पास टाइम स्पेंड करो। तुम्हारी कंडीशन ऐसी है, केयर की ज़रूरत है। हाला ने नरमी से शिफा को समझाया, जो कुछ सुनने को तैयार ना थी। बहुत सी लड़कियां अकेली होती है शादी के बाद और ऐसी कंडीशंस में भी अकेली सर्वाइव करती हैं। ये कोई इतना सीरियस मैटर नहीं है। शिफा ने झिझक कर सबको देखा। जाने क्यों सब इतना परेशान थे। हाँ, करती हैं, मजबूरी होती है तो करती हैं। तुम्हारी क्या मजबूरी है? साथ घर है, मैं फ्री होती हूँ,
चलो जब तक दखान घर पर नहीं होता तब तक मेरे पास रह जाया करना। लाइला बेगम इसके हमेशा हर बात पर जिद करने वाली आदत से सख्त नाला थी। अभी शिफा की जिद पर सख्त बेजार हुई। हाँ तो मैं अकेली कब होंगी, बिया है मेरे पास और मैं ठीक हूँ। सब क्यों परेशान हो रहे हैं? शिफा ने माँ को देखकर जवाब दिया। दखान इसकी बहस खामोशी से सुन रहा था। बिया बच्ची है, इसे क्या समझ, उल्टा तबीयत बिगड़ी तो बुखला जाएगी। और ठीक कहाँ है हो, कल भी बीपी नॉर्मल नहीं था। बेटा जिद मत करो। हाला ने समझाते हुए दखान को इशारा किया कि खुद ही संभाले, वो थक चुकी थी समझाकर। ये वलीमा के बाद तीसरा रोज़ था। सब लोग जमा थे। नोयान और हुंजा के हनीमून टिकट्स साली की तरफ से गिफ्ट थे। इनकी डेट यही थी। आज ही शाम के वक्त इनके पेरिस की फ़्लाइट थी। बाई चांस जयान और हाला के उम्रा की भी आज रात की ही फ़्लाइट थी। आम हालात में ये कोई इशू नहीं था, मगर शफ़ा की प्रेगनेंसी जहाँ सबको बेहद खुश किया था, वहाँ ये परेशानी भी आन ठहरी थी। इनकी तबीयत ठीक नहीं थी। प्रेगनेंसी में बीपी हाई या लो होना ख़तरनाक बात थी। इसे अकेला नहीं छोड़ा जा सकता था, मगर वो कहीं जाने को तैयार ही ना थी। तो क्या बिया अकेली रहेगी? शिफा ने हर बना काम जाते देख बिया का सहारा लिया। बिया मेरे पास रहेगी। इरमा वैसे भी जिद कर रही थी कुछ दिन बिया को अपने पास लाने की, तो इसकी फ़िक्र मत करो। दियाला ने फौरी ये बहाना ख़त्म किया। शिवा बहस नहीं करें। डे टाइम आप लाइला चाची के पास रुकेंगी और रात को मैं आपको और बिया को ले आऊँगा। दखान ने दो टोक लहजे में कहकर बात ख़त्म की और उठकर कमरे में चला गया। वो हॉस्पिटल से आज जल्दी फ्री होकर आया था। सबके साथ वक्त गुजारे, मगर अब इस 2 घंटे की बहस ने सर घुमा कर रख दिया था। कमरे में पहुंचते ही हल्का फुल्का कुर्ता शलवार उठाकर फ्रेश होने चला गया और जब बाहर निकला तो शिफा तवक्का के ऐन मुताबिक कमरे में मौजूद इसे घूर रही थी। मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। सारा दिन वो मुझे नकारा बनाकर बिठा देंगी, सारा दिन कुछ नहीं करने देंगी। मुझे याद है आप की फर्स्ट प्रेगनेंसी में पता नहीं क्या क्या खिलाती थी, उठने नहीं देती थी। अजीब, मैं वो सब बर्दाश्त नहीं करूँगी। शिफा तेज़ी से बोलती आवाज़ बाख्ता हो रही थी। दखान को सब बताती रूहानसी हो गए। फिर आप ही का बेबी भी तो हेल्थी था ना? दखान ने नरमी से इसके पास बैठकर समझाना चाहा। दखान यकीन करो मैं अपना बहुत ख्याल रखूँगी, मैं बिल्कुल फीड अप हो जाऊँगी मामा के साथ। शिफा का बस नहीं चल रहा था, रो पड़े। मिन्नतें करे, कुछ भी करे, बस बनवा ले दखान से। शिफा प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपका बीपी का इशू है और पता नहीं किस बात का स्ट्रेस ले लेती हैं आप। वहाँ चची आपका ख्याल रखेंगी तो मैं भी कुछ रिलैक्स रहूँगा और मैं जब भी मुमकिन हुआ घर आ जाया करूँगा। फिर तो आप घर होंगी ना? बस कुछ वक्त के लिए मम्मी वापस आ जाएंगी तो वैसे भी आपने घर ही रहना है ना? दखान ने नरमी से समझाकर इसके हाथ थाम कर लबों से लगा लिए। शिफा को चुप हो जाना पड़ा। ओके, फिर शाम को जल्दी आना घर। किसी को मेरी तो परवाह ही नहीं है। वो मुंह फुलाकर बड़बड़ाती इससे हाथ खींच गई। ब्लैंकेट खोलकर खुद पर लेती अपनी जगह पर सो गई। चेहरा वैसे ही नाराज तासरात लिए रहा। शिफा यूँ नाराज़ होकर सोएंगी तो मैं अपसेट हो जाऊंगा। वो इसके पास बैठकर इसे अपने हिसार में लेता बेचारगी से बोला। शिफा ने नाराज़गी बुलाकर इसे देखा। चेहरे पर मुस्कुराहट थी। दखान की परेशानी पर वो नाराज़गी नहीं दिखा पाई। दखान ने सर से बोझ उतर जाने जैसा महसूस किया और झुककर इसके माथे को छुआ। अभी तो बिया को भी मनाना है, वो मुझसे नाराज़ हो जाएगी। बड़ी बुरी तरह फंस गए हैं यार। इसे बिया की परेशानी भी थी। वलीमा पर सबको इसने झूठी कहानी सुना दी थी कि अबिया की तबीयत ख़राब होने की वजह से मेडिसिन देकर सुला दिया है, इसीलिए नहीं आए। वो शिफा को लेकर वापस जल्दी आ गया था, मगर बिया इससे कोई बात नहीं कर रही थी। जाने अवीम ने क्या कहा था, खुद भी गुस्सा में था और बिया भी चुप सी थी और दखन से नाराज़ भी। इसकी वजाहतें और माजरत भी बिना असर लिए सुनती इतनी अजनबी लग रही थी। सब घर वालों ने ही नोटिस कर लिया था। वो कमरे से निकल रही थी, ना बात कर रही थी, बस हाला से बात की थी और कहा था कि वो इसे छोड़कर ना जाए। और जाहिर है ये नामुमकिन था। इसके बाद इसने इनसे भी खुलम खुला नाराज़गी का इजहार किया था। सच तो ये था कि हाला को शिफा से कहीं ज़्यादा आबिया की परेशानी थी। दिया ने यकीन दिलाया था इसका ख्याल रखेंगी, मगर दिया दखान जानता था वहाँ इरमा और दिया के अलावा अवीम भी है। आबिया अवीम को अवॉइड कर रही है। वजह दखान जानने से कासिर था। इसे समझा देना दखान, वो जल्द बहल जाती है और तुमसे तो बिल्कुल नाराज़ नहीं हो सकती। शिफा इसे रिलैक्स कर रही थी। दखान ने सर्द आह भरी। ऐसा लगता था अब बिया वैसी नहीं रही, ना बहलती थी ना समझती थी और नाराज़ तो खूब दिखाती थी। हुंजा अपनी पैकिंग करती अमीम की बातें सोच रही थी। इसने वलीमा पर ना आने की माजरत के साथ नोयान और हुंजा को शादी का गिफ्ट भी दिया था। मूड बहुत अच्छा था, मुस्कुराकर बात कर रहा था, आंखें भी चमक रही थी। मगर जैसे ही नोयान वहाँ से ज़रा हटा, हुंजा को अकेले पाते ही इसने सही झाड़ पिलाने जैसा समझाया था अमीम पर क्रश और इससे हुई बात। हत्ता कि इससे मिलने वाली रिजेक्शन तक अमीम को लगता था हुंजा ने यह सब बताकर ज़िंदगी की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी की है। हुंजा को शौक ये नहीं था, ये नहीं लगा था कि वो डांट रहा है। गुस्सा तो यह आया था नोयान ने ये बात भी बता दी इसको।
वो अपनी शाल रोल करके बैग में पटकती पलट कर सोफे पर लैपटॉप पर बिजी बैठे नोयान को घूर कर देखने लगी। इसकी आंखों की शायद तपश थी या बाय चांस, मगर नोयान ने नजर उठाकर हुंजा को देखा। इसे खुद को घूरता पाकर ठिठका, सब ठीक है, क्या हुआ? इसने पूरी तवज्जो हुंजा की तरफ करते हुए हैरत से सवाल किया। मैं जो भी बात करती हूँ आपसे, आप जाकर अपने अवीम भाई को क्यों बता देते हैं? हुंजा ने कमर पर हाथ रखकर लड़का औरतों की तरह पोज बनाया और घूर कर नोयान को देखा। क्या बता दिया है मैंने? नोयान को इसके अंदाजे पर हंसी आ गई थी। हर बात जो भी मैंने कही, क्रश वाली या वो जो मैंने कहा कि इनको कन्फेस किया था, वो सब कुछ बताना ज़रूरी होता है क्या? कहीं इज्जत नहीं रखी मेरी? अक्ल क्या बॉक्स में डालकर रख दी है आपने? ये सब पर्सनल होता है और इसे सीक्रेट कहा जाता है। अगर नहीं पता तो बता दो, सीक्रेट किसी को नहीं बताया जाता। हुंजा का सांवला सलोना चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। इसके इसी नमकीन हुस्न का तो नोयान दीवाना था, ऊपर से इसकी अंदाज। नोयान ने बमुश्किल मुस्कुराहट दबाई। अवीम भाई ने कुछ कहा है क्या? यहाँ आकर बैठो और आराम से बताओ क्या हुआ है, नरमी से सवाल किया और हाथ बढ़ाकर इसे पास आकर बैठने का कहा। हुंजा ने बैग को हाथ मारा, कपड़े पटक पटक कर बेतरतीबी से बैग्स में ठूसने लगी। गुस्सा जब्त किया, गहरा सांस खारिज किया और कब से इसके जानिब हाथ बढ़ाकर बैठे नोयान को देखा, जो मासूम बना बैठा था। आपके अवीम भाई ने आज डांटा है, कहा है कि मैं उल्टी सीधी कहानियां बनाकर आपका दिमाग खराब ना क्या करूं। हुंजा ने आगे बढ़कर इसका हाथ थामा और इसके पास बैठ के मुंह वैसे ही बना हुआ था और कहा है, कभी नोयान का दिमाग घूम गया तो देती रहना वजाहतें, जितना सीधा लगता है इतना है नहीं, ना को चने चपवाएगा मगर राजी नहीं होगा। हुंजा ने बाकायदा अवीम की नकल उतारते हुए अवीम की बात हर बार इसके खुशगुजार की। नहीं भाई ने मजाक किया होगा, मुझे तुम पर यकीन है और वजाहतों का मौका कभी आएगा ही नहीं हमारे दरमियान, इंशाल्लाह। नोयान ने इसके सर पर हाथ रखकर होले से थपथपाया। सांवली रंगत लाइट मेकअप में खिल रही थी। इसके चेहरे के नकोश मेकअप की वजह से मजीद पुरकशिश लग रहे थे। हल्के ब्राउन रंग का नफीस सा लिबास इस पर जच रहा था। हाँ, ये भी कहा था वो दावा करेगा, वो यकीन करता है, मगर तुम ने अपनी बकवास हरकत जारी रखी तो नोयान बदल जाएगा। इस बार अवीम का जुमला दोहराते हुए वो रोहांसी हो गई, यानी सारा कसूर नोयान का था। इसे जानने का दावा करते अवीम का ये तय था, अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाली थी वो। अवीम भाई तो बस तुम जानती तो हो वो ऐसे ही हैं। ओके सॉरी, मैं इनसे कहूँगा अब तुम्हें ना डांटा करें, अब मेरी डेरिस्ट वाइफ हो। नोयान ने इसके गिर्द बाजू फैलाकर इत्मीनान दिलाया तो आंखों में ना आने वाली नमी साफ करती हुंजा जो कि क्या मतलब, अभी भी आप बताएंगे इन्हें? ये बात भी? आपका दिमाग उल्टा चलता है क्या, या हर बात की रिपोर्ट इन्हें देना आप पर फर्ज है? हुंजा का मूड बुरी तरह खराब हो गया। झटके से दूर होती दांत खिचका कर बोली। नोयान ने कहका लगाया, ओ माई गॉड, ओके सॉरी, अब नहीं, कुछ नहीं बताऊँगा। अब मूड अच्छा करो और पैकिंग पूरी करो, कुछ रह ना जाए। नोयान ने हंसकर इसे तसल्ली दे और उंगली से बेड पर कपड़े उगलते बैग्स की तरफ इशारा किया। हुंजा ने गर्दन मोड़ कर देखा, और अगर कुछ रह गया तो? वो अप्रोच का चढ़ाई पूछ रही थी। पैकिंग करने से जान जा रही थी और सफाई से सब करना और भी मुश्किल था। तो कोई बात नहीं, वहाँ से शॉपिंग कर लेंगे, मगर तुम पूरी कोशिश करना ज़रूरत की हर चीज़ हो सकता है वहाँ जाते ही शॉपिंग का मौका ना मिले। नोया ने मोहब्बत भरे लहजे में कहा तो वो शर्माने की नाकाम कोशिश करती उठकर बेड के पास पहुंची और बैग्स की उलट पुलट हालत पर मुंह उतर गया। कैसे करेगी सब? नोयान को कैसे कहे, पैकिंग का काम नहीं आता, क्या कहेगा वो? इतना छोटा काम भी नहीं आता हुंजा को? उफ, सोचो को झटकी थी, फिर से अपने काम में मसरूफ़ हो गई। सब बिजी थे, किसी की मदद लेना भी मुश्किल था और शिफा तो वैसे भी रेस्ट कर रही थी। इसने चोर नज़रों से नोयान को देखा था। वो इस्लामाबाद के महंगे तरीन होटल सेरीना से निकला था। एक नज़र इर्द गिर्द डालकर आसमान को देखा और चेहरे को हुड में छुपा लिया। मौसम अच्छा था और माहौल भी बहुत अच्छा था। सामने रोड पर पहुंचकर छोटे छोटे कदम उठाते वॉक करने लगा। सर्दियां अच्छी खासी बढ़ गई थी, मौसम भी काफ़ी ठंडा हो रहा था। आसमान पर स्याह बादल छाया हुआ था और तेज़ हवा चल रही थी। वो हुड पहने इर्द गिर्द से बिल्कुल लाताल्लुक सा होकर चल रहा था। जिस काम के लिए पाकिस्तान आया था वो काम इसे मुश्किल में डाल रहा था। जो नंबर इसके पास था वो फेक था और एड्रेस बिल्कुल था ही नहीं। अंदाज़न एक दो जगह पर गया था मगर नाकाम रहा था। जितना वक्त लग रहा था इतनी सख्त सज़ा देने वाला था, मगर फ़िलहाल तो खुद जिच हो गया था। सर झुकाकर चलते हुए दिमाग अचानक दूसरी तरफ घूम गया था। पाकिस्तान, इस्लामाबाद, अवीम का शहर, इरमा का शहर। इसके लब बेसाख्ता मुस्कुराए थे। क्या हो के यूं ही रास्तों में चलते हुए तुम सामने आ जाओ और फिर मुझे पहचान लो, ठिठक कर रुक जाओ। इस बार आंखों में खौफ ना था, ना हो शनासाई की चमक हो और तुम्हारे चेहरे पर
भी वो रोशनी फूटे जो तुम्हें देखने पर मेरी आंखों में आ जाती है। वो बड़बड़ाता हुआ ख्याल में, तसव्वुर में वो सब देख रहा था जो सोच रहा था, और ये सब देखना बहुत अच्छा लग रहा था। मगर सच्चाई मुख्तलिफ होने वाली थी। मराकश का शहजादा व्लादिमीर इस्लामाबाद के रोड पर अकेला घूम रहा है। कहीं रास्ता तो नहीं भटक गए? मौसम अच्छा है, बल्कि काफ़ी रोमांटिक मौसम है। क्या कोई साथी नहीं है जिसके साथ इंजॉय कर सको? अवीम खान की मुस्कुराती शरीर आवाज़ पर व्लादिमीर के कदम बेसाख्ता रुके थे। एक नज़र दोबारा सर उठाकर आसमान को देखा। ग्रे स्याह सा बादल, इसी लम्हे एक कतरा चेहरे पर गिरा। 1 2 3 हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी। इसने रुख फेर कर आवाज़ की सिमत देखा। गाड़ी से टेक लगाए अवीम फ्रेश सा मुस्कुराते हुए व्लादिमीर को ही देख रहा था। इसके देखने पर थोड़ा सा सर झुकाकर आदाब पेश किया। ब्लू जीन्स पर वाइट टी शर्ट और इस पर ब्राउन लेदर जैकेट। बाल आज हवा से बिखरे हुए पेशानी पर फैल रहे थे, जो आंखों पर आते तो झटका देकर पीछे करता। रोमांटिक मौसम साथी तो है, ऐसा ना हो एंजॉयमेंट तुम्हें बुरी लग जाए। व्लादिमीर इसके सामने जाकर रुकता, हुड को झटका देकर सर से उतारते हुए बोला। इसकी आंखों में रोशनी अवीम को टटका गई। अब्रू चढ़ाकर इसे देखा। कौन साथी? मुझे क्यों बुरा लगेगा? सारी शौकी हवा हो चुकी थी। व्लादिमीर की बात पर दिमाग उलझ कर रह गया था। तो तुम मुझे गो टू हेल कहते हुए मेरे ड्राइवर और गाड़ी पर गौर कर रहे थे ताकि मेरे पीछे आ सको। व्लादिमीर इन कामों में माहिर था, तभी समझ गया, और माहिर तो अवीम खान भी था, तभी इस तक पहुंच गया। आओ लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं, बारिश अभी तेज़ हो जाएगी। अवीम बारिश से बचते हुए गाड़ी में बैठ रहा था। व्लादिमीर ने एक नज़र इसे देखा और फिर दूसरी जानिब से जाकर बैठ गया। इस्लामाबाद के रोड्स पर तेज़ बारिश की बौछार के साथ म्यूज़िक लगाए वो दोनों लॉन्ग ड्राइव पर निकले थे। मेरे घर कब आ रहे हो? मेरे पास स्टे करो, और जिसको ढूंढना है इसको इन्फो भेज देना, कम हो जाएगा। मेरी फैमिली से मिलोगे? अवीम ने मोड़ काटते हुए कदरे नरमी भरे सवालिया लहजे में पूछा। इस बार मर्जी जिताने की कोशिश नहीं की थी। तुम्हारे घर तो जाना पड़ेगा जिस दिन दोबारा मौसम अच्छा हुआ। व्लादिमीर के मायने खे इस बात पर इसने गाड़ी रोड के एक तरफ करते झटके से रोके। क्या बकवास कर रहे हो? कब से? मुझे ये लहजे समझ आते हैं। ओके, अवीम ने इसे घूर कर दांत पीसते हुए कहा। दिमाग में घंटी बज रही थी, मगर वो झटक रहा था। व्लादिमीर ने बेनियाजी से कंधे उचकाए। इतने ज़हीन लगते नहीं हो के सब समझ जाओ। अगर समझ जाओ तो अच्छी बात है। व्लादिमीर हंसी दबा रहा था। हेजल ब्राउन सी आंखों में नमी चमक रही थी और सुनहरी चेहरे पर सुर्खी नुमाया हो रही थी। अवीम चौंक गया। इसकी हरकतें मशकूक थी। तुम वहीं ठीक हो जहाँ रह रहे हो। तुम इज्जत के लायक नहीं हो, अवीम ने जलकर कहा और गाड़ी स्टार्ट की। ख्वाम इनवाइट कर रहा हूँ। बड़बड़ाते हुए गाड़ी फिर से रोड पर लाकर स्पीड तेज़ कर दी। शाम तक दोनों साथ रहे थे। जब होटल के सामने व्लादिमीर उतरने लगा तो रुक कर अवीम को देखा। मैं जब चाहूँगा तुम्हारे घर आऊँगा। तुम इनविटेशन ना देते तब भी आना ज़रूरी है। व्लादिमीर अपनी बात मुकम्मल करके उतर गया। डोर बंद करके निचला लब दांतों तले दबाना आगे बढ़ गया, और अवीम इसकी बात का मतलब समझने की कोशिश करता रह गया। चाय और स्नैक्स लिए वो सब लॉन में बैठे थे। साली का ज्ञान काफ़ी वक्त बाद फैमिली के साथ थे। मौसम ठंडा था। कुछ वक्त पहले बारिश रुकी थी, जिसके बाद वो अब बाहर निकल आए थे। गर्म शाल स्वेटर पहने वो लोग मज़े से बैठे बातें कर रहे थे और चाय पी रहे थे। इरमा के पास ही चेयर पर बैठी आबिया शॉल में सिमटी जा रही थी। सर्दी से बुरा हाल हो रहा था। बार बार हैरत से सबको देखती। वो लोग तो इस ठंडे मौसम में यूं बैठे थे जैसे धूप का मज़ा लिया जा रहा। वो पहली बार देख रही थी ये सर्दियों का ठंडा मौसम भी इंजॉय किया जाता है। गरम गरम चाय के साथ दो कप उंडेल लिए तो कुछ सुकून मिला। इरमा अपने कॉलेज की दास्तान सुना रही थी। पूरा घर तवज्जो और मोहब्बत से सुन रहा था। आबिया ने रश्क से इरमा को देखा। कुछ लोगों को अल्लाह सब रिश्ते और हर खुशी देता है। इरमा इन्हीं में से थी। आबिया ने आह भरकर दिल में जन्म लेती नाशुक्री को दबाया था। आज इनके यहाँ पहला दिन था। इसके तज़ब्ज़ब और परेशानी को खात्मे में लाए बिना दियाला और इरमा इसे अपने घर ले आई थी। इरमा ने कॉलेज से छुट्टी कर ली थी, तो सारा इरमा को सुनते हुए काफ़ी अच्छा गुजर गया था। वो करीबन हम उम्र थी, इसलिए इरमा ने इसे बहुत आसानी से अपनी हॉबीज़ में उलझा दिया था। अवीम कब आएगा? ऑफिस में भी नहीं आया आज। सालिक बातें करते हुए बार बार वक्त देखते शायद इस इंतज़ार कर रहा था। वो पहले कब एक जगह टिक कर बैठा था। हालात ने कुछ वक्त इसे घर वालों से और बिजनेस से बांध दिया था। अब फिर से आज़ाद है। एहराम साहब बता रहे थे। अवीम के जिक्र पर चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। इसे जी लेने दें, अभी जवान है, शादी हो जाएगी तो रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। मारिया बेगम ने इसकी तरफदारी करते हुए बेटे और खामन दोनों को टोका। ज़ायान और दखान पहले से मेच्योर और रिस्पॉन्सिबल थे, फिर चलो शादी भी हो गई। अवीम पता नहीं क्या सोचे बैठा है, ना सीरियस है अभी
नॉन सीरियस है अभी तक। दियाला चाय डालती मुतासिफ सा सर हिलाने लगी। आबिया इसके जिक्र पर अजीब से एहसास में गिरी बैठी थी। इरमा से तासरात छुपाना मुश्किल तरीन काम था और इरमा की नज़रें अवीम के जिक्र पर जाने क्यों आबिया को हिसार में लिए रखती थी। अवीम भी ने कहा था आज कहीं ज़रूरी काम से जाना है, लेट हो जाएंगे। डैडी अवीम भी की शादी कर देते हैं, मज़ा आ जाएगा और वो भी सीरियस हो जाएंगे। इरमा पुरजोश मशवरा दे रही थी। आबिया का दिल ज़ोर से धड़का। अगर इसका सबको पता चल गया फिर? हाँ अच्छा तो लगेगा, रौनक हो जाएगी, मगर इसकी मर्ज़ी के बगैर ये सब करना मुश्किल है और वो जाने क्या सोचे बैठा है। मिसेस मारिया ने इरमा के जोश पर हंसकर इसे सुकून से देखने का कहा, बैठने का कहा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दखान ने सबको मुश्तरका सलाम किया और सालिक के पास पड़ी चेयर पर बैठा। वो इसी वक्त हॉस्पिटल से वापस आया था और पहले आबिया को लेने ही गया था। कैसे हो दखान, जॉब कैसी जा रही है? इसे हाल हवाल लिया जा रहा था। आबिया सर झुकाए बैठी रही। कभी वो इब्राहिम जो खुद से ज़्यादा ट्रस्ट करती थी और इसने वलीमे के रोज़ अजनबी बना दिया था। शिफा को भी ले आते। दियाला ने चाय इसके सामने रखते हुए कहा, अभी आया हूँ आनी, आबिया के साथ जाऊँगा शिफा को लेने। वो मुस्कुराकर आबिया को देख रहा था। वो जो नाराज़ सी मुँह बनाए बैठी थी, बेसख्त सर उठाकर इसे देखा। इसके चेहरे पर थकन थी लेकिन आंखों में आबिया के लिए मोहब्बत और नरमी थी। इसकी मुस्कुराहट और बिया को देखना ही बता रहा था आबिया इसके लिए क्या अहमियत रखती है। वो भाई नहीं था लेकिन इतने अरसे से भाई बनकर रहा और भाई की तरह ही रहा था। वो सारी नाराज़गी भुला गई। वो इब्राहिम था, चाहे दुनिया कुछ भी कहे और जो भी समझे, वो नहीं बदला था, वो बदल नहीं सकता था। मैं नहीं जाने दूंगी बिया को। बिया यू विल स्टे हियर। इरमा ने पहले दखान को और फिर आबिया को घूर कर फैसला सुनाया था। दखान तंग होते रहोगे डेली, बिया यहीं रह लेगी कुछ दिन, तुम भी आ जाया करना, मिल लेना। दियाला ने इसके लिए आसानी करना चाहिए। वो आबिया को देखने लगा, इसका फैसला जानना चाह रहा था, जो खुद भी इरमा को तक रही थी, जिसने सख्ती से इसका हाथ दबोचा हुआ था। लीव इट दखान, आज डिनर करो साथ। बहुत बिजी रहते हो आजकल, तुम बेटर है अपना हॉस्पिटल सेट करो। ये जॉब्स बहुत मुश्किल होती हैं और बर्डन भी होता है। सालिक किससे हॉस्पिटल का डिस्कस करने लगे, सब बातों में लगे थे। आबिया को इरमान ने रोक ही लिया था और दखान को डिनर से पहले जाने की इजाज़त नहीं मिली। वो जानता था शिफा वेट कर रही होगी, मगर सबसे ये कहना अजीब था। शिफा अपने घर पर थी, चाहे देर हो जाती मसला नहीं था। आबिया इससे बात कर रही थी, मुस्कुरा रही थी, नाराज़गी का कोई निशान नहीं था। इसकी थकन जैसे एक पल में ख़त्म हो गई। वो कुछ वक्त मज़ीद आबिया को ऐसा ही देखना चाहता था। इसे बातें करता फ्रेश हो गया। धूप जा चुकी थी, शाम के साए फैलने लगे थे। मौसम मज़ीद सर्द हो चला था। सब उठकर अंदर जाने लगे। शुक्र खुदाया, मैंने आज सर्दी से मर जाना था। अंदर जाने का सुनकर ही बिया झटके से उठी थी और बिना रुके तेज़ी से अंदर बढ़ी। इरमा इस पर हंसती हुई पीछे जा रही थी। शिफा ने धूप जाने के बाद उठकर विंडो बंद करना चाहिए। जब नज़र सामने अवीम के घर पर पड़ी, लॉन में सब बैठे बातें कर रहे थे। वो पीछे हटने वाली थी जब दखान की गाड़ी करके बाहर रुकी और वो अंदर बढ़ रहा था। वो रुक कर इसे देखेगे, वो यकीनन आबिया को पहले लेने गया था। उफ, बिया का इब्राहिम। शिफा मुस्कुराकर विंडो बंद करती कर्टन फैला गई। बाल थोड़ी से ही समेट कर कैचर लगाए, अच्छी तरह मुंह हाथ धोकर मैरून ड्रेस पर स्याह स्टाइलिश शॉल ओढ़ ली। ड्रेसिंग मिरर में अपना चेहरा देखा, बिल्कुल सादा चेहरा था। नवी में सर हिलाया, मैरून कलर की लिपस्टिक होंठों पर लगाकर फिर से जायजा लिया। अब मुतमईन थी। दखानी से लेने आने वाला था और वो पहले ही तैयार हो चुकी थी। आज पहला दिन था और सारा दिन वो बिस्तर पर नाकारा पड़ी रही थी। लाइला बेगम वक्फे से जूसेस और खाना पीना करवाती रही थी। वो जाकर लाउंज में बैठ गई। दखान था कि आकर नहीं दे रहा था। वक्त गुजर रहा था और शाम के साए स्याही में बदल गए। रात हो चुकी, डिनर लग रहा था। जब लाइला बेगम ने इसे बुलाया तो वो चौंक कर सीधी हुई। चेहरे की मुस्कुराहट सिमट चुकी। दखान को कॉल की थी मैंने, वो तो सालिक के रोकने पर रुक गया। डिनर करके ही आएगा, लाइला बेगम बता रही थी। शिफा बाजार से खाना खाती रही। सही से खाना खाओ, खेल क्यों रही हो? रियान साहब ने इसे टोका तो वो मुंह बसोड़ने लगी। अल्लाह पूछे दखान, पहले ही दिन रात कर दी। खाना बददिली से खाया और कमरे में जाकर बंद हो गई। दखान के आने पर लाइला बेगम इसे आकर पुकारती रही, मगर वो सोती बन गई। दिन पूरा गुजार लिया है, अब रात को सोने चली जाऊँ। वो बड़बड़ा कर कंफर्टर मुंह तक तान गई। कुछ देर के बाद इसके रूम में वो खुद आ गया। शिफा, आई एम सॉरी, सालिक चाचू जिद कर गए कि डिनर करके जाना, आप नाराज़ हैं? वो इसके सर पर खड़ा माजरत कर रहा था, यानी जानता था वो जाग रही है। इट्स ओके, अब जाओ, मैं अब नहीं उठ रही, नींद आ रही है मुझे। शिफा ने स्पार्ट लहजे में जवाब दिया। मुझे आपके बगैर कहाँ नींद आएगी? वो दासी से बोल रहा था। शिफा ने इसकी ड्रामा पर बेसाख्ता कंफर्टर मुंह से हटाकर इसे घूरा। सच कह रहा हूँ, वैसे प्यारी लग रही हैं,
सफाई देने के साथ ही तारीफ़ भी कर दी। तो यहीं सो जाऊँ, मैं अब घर नहीं जा रही। सुबह वैसे भी यहीं आना है। बेशर्मों की तरह रात को मुंह उठाकर तुम्हारे साथ चल पड़ूं? बिल्कुल नहीं। शिफा ने तारीफ अनसुनी करते हुए नफ़ी में सर हिलाया। इसमें बेशर्मी की क्या बात है? और आप नहीं जानती मुझे अपने रूम के अलावा कहीं नींद नहीं आती? फ़ौरन इसका मशवरा रद्द किया। मासूम सूरत बनाकर इसे अपनी परेशानी बताई। ओह, तो इंग्लैंड में इतना वक्त जाकर गुजारा होगा? शिफा ने तंजिया लहजे में सवाल किया। दूसरे लफ्ज़ों में शर्म दिलाना चाही थी कि झूठ समझ गई है। हाँ, तो बेसुकून रहा हूँ वहाँ। रातों को करवटें बदलता रहता था। सोता कब था? मजबूरी थी तब। अब क्या मजबूरी है? वो भी हार मानने को तैयार ना था। फौरी जवाब दिया। मुकर ही क्या, माना ही नहीं कि सोता था। तुम झूठे इंसान, रहना है तो यहीं रहो, वरना जा सकते हो। और मेरे साथ सोने का डायलॉग बोलने की ज़रूरत नहीं है। जब तक खाला, मामा और बाबा नहीं आ जाते समझ लेना तुम कमा रहे हो। अब जाओ। वो चिड़चिड़े लहजे में बोलती फिर से कंप्यूटर मुँह में छुपा गई। कंप्यूटर में मुँह छुपा गई। फंस गया हूँ मैं तो। कभी बिया नाराज़ हो जाती है, कभी आप। वो तो चलो बच्ची है, आप तो बड़ी हैं, अंडरस्टैंड ही नहीं करती मुझे। थका हुआ आया हूँ और आपने मुझे यहाँ लटका रखा है। ऊंचा ऊंचा बोलते हुए इसे सुनवा रहा था। शिफा का दिमाग घूम गया। तुम्हारी इस तकरीर का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। हाँ, मैं बड़ी हूँ, तुम खुद अभी बड़े नहीं हुए, अब जा सकते हो। वो ठग से जवाब देती मुंह मोड़ के। गुस्सा सर पर पहुंच चुका था। एक तो देर से आया था, उल्टा नाराज़गी भी इसे दिखा रहा था। बड़ी होने का ताना अलग। बड़ी हूँ तो हूँ, वैसे भी कितनी बड़ी हूँ भला? बूढ़ी हूँ क्या? बस सीधा कह देते हो कि मुझे बड़ी हैं। हो जाओ खुश। वो बड़बड़ाती जा रही थी। दुकान के लिए हंसी कंट्रोल करना मुश्किल था। इसके पास वहीं बैठ के झुक कर इसके हाथ थाम कर अपनी तरफ खींचते हुए सीने से लगा लिया। आबिया से बड़ी है ना? वो कहाँ है? वो मुझसे बड़ी आप लगती भी नहीं है ना, मैं अपना कह रहा हूँ, नरमी से समझाने लगा। शिफा रूहानसी हो गई। दुकान पता नहीं क्यों चिड़चिड़ी हो रही हूँ, हर बात बुरी लग रही है। इस वक्त तुम भी बुरे लग रहे हो। वो इसके सीने में मुँह छुपाती बेचारगी से बता रही थी। दुकान का मुंह खुला रह गया। मैं लेट आया हूँ इसलिए। कल ऐसा नहीं होगा। कल मुझे हॉस्पिटल भी लेट जाना है। दोपहर तक सर्जरी है किसी पेशेंट की, बस इसके लिए जाना है। शाम को भी जल्दी आ जाऊँगा। सोच रहा हूँ कल डिनर बाहर करेंगे, लॉन्ग ड्राइव पर चलेंगे, आपका मूड भी अच्छा हो जाएगा। इसके बालों पर हाथ फेरते हुए बोल रहा था। शिफा ने बगौर सब सुना। मजीद नाराज़गी दिखाती तो अपना नुकसान करती। मानकर एहसान करना ही बेहतर था। तुम पर यकीन नहीं मुझे। आज भी जल्दी आना था, मगर वहाँ बैठ गए। एक बार इसकी कोताही फिर से याद दिलाई। और ये भी कि बच्ची नहीं है कि बहल जाए। हाँ, आया तो था ना। सालिक चाचू कुछ सुन ही नहीं रहे थे, बेशर्मों की तरह कह रहे थे शिफा को अभी लेने जाना ज़रूरी है। वो भी इसी के अंदाज में जताने लगे। वो खिफ़्फ़त हो गई। अब चलो घर, मुझे सोना है। कल जल्दी गए तो मैं यहाँ नहीं आऊँगी, वहीं अकेली रहूँगी। इसे धक्का देकर परे हटाते हुए शाल ओढ़ने लगी। दखान भी हंस कर रूम से बाहर निकल गया। कल कोई इमरजेंसी हो तो बुला सकते हैं, वरना नहीं आऊँगा, बिज़ी हूँ कुछ। हॉस्पिटल के डायरेक्टर को मैसेज करते हुए सालिक के मशवरे पर गौर करने लगा। अपने हॉस्पिटल की बहुत आसानियाँ थी। वाकई वो अब इस बर्डन से थक रहा था। शिफा को झूठ बोल दिया था, जिसके लिए अब ऑफ लेना पड़ गया था। लाइला बेगम और रियान साहब से मिलकर दोनों अपने घर आ गए। शिफा सारा वक्त अगले दिन के लिए प्रोग्राम सेट करती रही और दुकान खामोशी से मुस्कुराता रहा। इसके लिए यही काफ़ी था कि वो मान गई और साथ चली आई थी। ये एनिमी मैंने अवीम बी के साथ देखे थे। मुझे लगा था बुआएं हैं और मुझे इस एनिमी की बहुत मुश्किल से समझ आई थी। इरमा ने बिया को भी अपने साथ एनिमेशन में मसरूफ़ कर दिया था। इसकी बात सुनती आबिया ने फिर से नज़रें स्क्रीन पर चलती वीडियो पर जमा दी थी। इरमा बेचैन से बार बार बिस्तर से उठकर विंडो के पास जाती और फिर पलट आती। अवीम अभी तक नहीं आया था। इसने एनिमी देखती आबिया को देखा और फिर से मोबाइल उठाकर अवीम को मैसेज किया। टू लेट बट डोंट फॉरगेट माई चॉकलेट्स। इसे मैसेज भेजकर रिप्लाई का इंतज़ार करने लगी। रोजर ऑन द वे। जवाब पर वो पुरसुकून होकर आबिया की तरफ बढ़ी। बिया, नूडल्स खाएं प्लीज़ प्लीज़, मुझे भूख लग रही है और दिल चाह रहा है। इरमा इसके इनकार से पहले ही मिन्नत भरे लहजे में बोलने लगी। चेहरे पर मासूमियत सजाकर इसे देखा। मुझे इतनी सर्दी में बाहर नहीं निकलना। आबिया ने अपने गिर्द ब्लैंकेट मज़ीद सेट करके बेचारगी से कहा। आबिया ने अपने गिर्द ब्लैंकेट मज़ीद सेट करके बेचारगी से कहा,
प्लीज़ फॉर मी, भूख से सो भी नहीं पाऊंगी। वो मुंह बसोड़ते उदासी से बोली। आबिया का जी चाहा अनसुनी किए बैठी रहे। कुछ देर वो डीठ बनी बैठी भी रही, मगर इरमा इस पर नज़र जमाए रही। ओके, आबिया ने ठंडी आह भरकर कहा। इरमा जंप लगाकर बेड से उतरी। ट्राउज़र शर्ट पर पर्पल हुडी पहन ली जिस पर बारबीज बनी हुई थी, और एक पिंक सी हुड बिस्तर से निकलकर बिखरे बाल समेटती आबिया पर फेंकी। ये पहन लो और चलो मेरे साथ। वो बोलते ही इसका हाथ खींचकर बाहर निकली। आबिया ने स्टॉलर को हाथ मारकर साथ लिया था। हुडी भी चलते हुए पहनी थी। सर्दी ने जिस्म को एकदम लर्जा कर रख दिया था। प्लेन चॉकलेट कलर का कुर्ता कैपरी पर पिंक हुड पहने, कर्सर भी पिंक हुड पहनकर सर भी कवर कर लिया। स्टॉलर गर्दन के गिर्द लपेट कर हाथ हुड की पॉकेट्स में डालते हुए रश्क से इरमा को देखा, जो थी तो नाजुक ही मगर सर्दी में मज़े से घूमती फिरती थी। किचन में घुसकर आबिया ने आंखें फैलाकर चारों तरफ नज़र घुमाते देखा। अमेरिकन स्टाइल नहायत खुला किचन था। 3 दीवारों के साथ शेल्फ्स और कैबिनेट्स बने थे। एक शेल्फ किचन के बिल्कुल दरमियान में थी। फ्रिज और ओवन भी इन्हीं लकड़ी के काम में फॉर्मेटेड थे। एक तरफ चूल्हे के पास स्टैंड पर कुछ ज़रूरी बर्तन पड़े थे। स्टैंड के हुक्स पर हर साइज़ के फ्राइंग पैन्स और कटलरीज लटके हुए थे। किचन चम्मच और कफकीर भी 2-3 स्टाइल और मुख्तलिफ साइज़ के लटके थे। इरमा ने एक ऊपर वाले कैबिनेट से नूडल्स का बड़ा फैमिली पैक उठाकर शेल्फ पर रखा। नज़रें बार बार बैरूनी खिड़की पर जमाती। एक कतरे गहरी और छोटे साइज़ की केटल उठाकर पानी से धोई और चूल्हे पर रखकर पानी इसमें उंडेलने लगी। आबिया खामोशी से इसे देखती। एक तरफ मिडल शेल्फ के पास तरतीब से रखी ऊंची सीट्स में से एक पर बैठ गई। मैं वॉशरूम से होकर आती हूँ, तुम तब तक नूडल तैयार करो। इरमा को अचानक सामने गेट से अंदर आती अवीम की गाड़ी नजर आई तो झटके से पलटी और बाहर निकल गई। आबिया मुंह खोले हवन्नुक से वहीं बैठी रह गई। सामने चूल्हे पर रखे पानी को देखा। इरमा भागकर अपने रूम में पहुंची। अवीम ने सीधा इसके पास आना था। वो बेड पर बैठकर इंतजार करने लगी। अगले कुछ मिनट्स में अवीम इसके रूम में था। चॉकलेट्स का पैकेट इसे पकड़ाकर इसके गाल चूमता कुछ हाल हवाल लेकर पलट गया। इरमा शरारत से मुस्कुराई। अवीम रात को जब भी आता था पहले जाकर अपने लिए काफ़ी तैयार करता था, फिर रूम में जाकर फ्रेश होता था। अब आप आबिया को मिलेंगे और मैं ऐसे ही मिलवाती रहूँगी जब तक आप खुद मान नहीं जाएंगे। यू लव हर। इरमा चमकती आंखें लिए मुस्कुरा रही थी। कॉलेज में बनने वाले न्यू फ्रेंड्स अक्सर क्रख्त और बड़ी भाभियों का जिक्र कर करके इसे डराती रहती थी। खुद गर्ज और भाइयों को छीन लेने वाली भाभियाँ। इरमा काफ़ी दिन तो परेशान रही थी, क्या करे। और फिर इसने अमीम को 1-2 बार बिया के हाथों पर गौर करते देखा तो जहन में दिमाग सा हुआ था, अगर अमीम किसी और लड़की की बजाय आबिया से शादी कर ले तो डरने की कोई बात नहीं। ना आबिया में चालाकी थी, ना समझी और ना सख्ती, और ना ही अमीम को छीन कर सबसे दूर करेगी। वो आबिया को अपने साथ पास स्टे करने के लिए मिन्नतें करने लगी, मगर वो मान कर नहीं दे रही थी। फिर इसे मौका मिला। हालांकि उम्रा पर जाने का सुनकर इसे तफसील का इल्म नहीं था। बस दिया से कह दिया बिया अकेली होगी और वो चाहती है इसके पास रुके। इसका काम दियाला ने आसान किया। बिया इसके पास आ गई थी, अब बाकी काम इसे खुद करना था। अमीम को आबिया का दीवाना बनाना था। इसे कोई आइडिया ना था क्या करे ना ही आबिया को अदाएँ आती थी। इसने सादा तरीके से इनका अक्सर सामना करवाते रहने का सोच लिया था, जिससे आज आबिया जब नूडल्स बना रही थी और अमीम कॉफ़ी बनाएगा तो दोनों साथ होंगे। और इरमा पुरजोश सी कभी उठकर टहलने लगती, कभी बेड पर गिर जाती, कभी डोर खोलती बंद करती। ना आबिया आ रही थी और ना ही कोई आवाज़ आई। आबिया चूल्हे के पास खड़ी उंगलियां चटखाती, कभी पानी को देखती, कभी नूडल्स के पैकेट को। ये कैसे बनाते हैं, क्या करूँगी भला। वो परेशानी से इरमा का वेट करती, आँच हल्की करती आखिर चूल्हा बंद कर गई। इसे नूडल्स बनाने नहीं आते थे। इसे हाला और शिफा बना कर देती थी। इसे पसंद थे, मगर बनाते हुए कभी नहीं देखा था। ऐसा नहीं था कि पहली बार कुकिंग कर रही थी, मगर हाँ, नूडल्स बिल्कुल पहली बार बनाने को मिले थे। वो इरमा को ये बात बताना चाहती थी, मगर वो रुकी ही नहीं। इसने पैकेट उठाकर खोला। पैकेट पर बनाने का तरीका भी 3 बार पढ़ लिया, लेकिन गलती हो जाने के डर से किया कुछ नहीं। आहट पर पलट कर देखा तो सामने अवीम खड़ा था, हैरान सा बेयकीनी से इसे देखता हुआ। आबिया के ओसान खता हो गए। रात थी, तन्हाई थी, इसी का घर था और वो आज फिर सामने मौजूद था। तुम यहाँ कैसे, क्या कर रही हो? आई मीन तुम। अवीम को समझ ना आई ये ख्वाब था या हकीकत। वो सामने थी, रात के इस पहर, इसके घर, इसके किचन में, इसके सामने। और आबिया का रंग उड़ा हुआ था। वो आज फिर इसे डांटेगा। सब घर वालों ने सुन लिया तो, किसी ने देख लिया तो, सबको सच्चाई पता चल गई तो इस तो के आगे सोचना भी सांस रोक रहा था। ना वो हरकत कर पा रही थी
ना यहाँ से भाग जाए और ना ही बोल पा रही थी। इसे अपने वहाँ मौजूद होने की वजह बता सके, वजाहत दे सके। अवीम जैकेट झाड़ता किचन के अंदर आ चुका था। काश वो दुकान के साथ चली जाती, इरमा के रोकने पर ना रुकती, इरमा के जगाने पर ना जागती, इरमा के नूडल्स खाने की बात पर ना मानती, इरमा के साथ किचन में ना आती, इरमा के जाने पर चूल्हा बंद करके चली जाती। इतने सारे पछतावे थे और एक आ गया सामने अवीम था, इसकी हैरत थी और बेयकीनी। इतने सारे पछतावे थे और एक आ गया सामने अवीम था, इसकी हैरत थी, बेयकीनी थी। लेकिन गहरी आंखों में चमकती मोहब्बत थी, बेताबी और जज्बातों की शिद्दत जो इस वक्त आबिया नहीं देख सकती थी। कभी ना समझ पाती कि वो इस वक्त आबिया को अपने सामने देखकर कितना ना खुश हुआ था। इसके अंदर जैसे जिंदगी जाग उठी थी। मैं वो इरमा, वो हकला कर बोलती, खुद को हरकत पर आमादा कर चुकी थी। सर झुकाकर उल्टा सीधा बोलती, कदम दरवाजे की जानिब बढ़ा रही थी। अवीम जैकेट की पॉकेट्स में हाथ डाले जरा तिरछा होकर पीछे चूल्हे पर रखी केतली और साथ नूडल्स के पैक को देख रहा था। बेख्तियार साथ से गुजरती आबिया का बाजू थामा। वो खौफजदा सी रुके। भूख लगी है, नूडल्स खाना चाह रही थी, नरमी से पूछा और झुककर होंठ सर पर डालते सर झुकाकर चेहरा छुपाती बिया का चेहरा देखा। नहीं, वो फौरी इनकार कर गई। इसे तो इरमा ने कहा था, जो खुद अब जाने कहाँ थी। इट्स ओके, मैं बस कॉफ़ी बनाकर चला जाऊँगा, तुम जो कर रही थी वो करो। वो चाह कर भी सख्ती नहीं कर पा रहा था, अब मज़ीद नहीं कर पा रहा था। नाराज़गी थी मगर अब शायद नहीं रही थी। इरमा खाना चाहती थी, वो लाई थी, मुझे नहीं खाना। वो अवीम के हाथ से अपना बाजू निकालती सर नफ़ी में हिला गई थी। अवीम की मौजूदगी में अकेले वहाँ ठहरने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। मुझे अवॉइड करने की ज़रूरत नहीं, जाकर बनाओ नूडल्स। इसकी कमर के गिर्द एक बाजू फैलाता है, इसे करीब करके ज़रा संजीदगी से बोला और कंधों पर हाथ रखकर इसका रुख दूसरी तरफ करके सामने चूल्हे की तरफ इशारा किया। साइड से निकलकर खुद भी आगे बढ़ा, फिर रुक गया। आ जाओ। आगे बढ़ते हुए इसे बदस्तूर खड़े देखकर हाथ बढ़ाकर खींचता हुआ शेल्फ के पास जाकर खड़ा हो गया। लबों पर बेसाख्ता दिलकश मुस्कुराहट उभर गई थी। अपने घर में यूं इसे अपने साथ ठहरा कर अच्छा लग रहा था। इसका जी चाहा आज की रात यहीं खड़ा रहे। वक्त ना गुजरे, काफ़ी की तलब ही मर गई थी। अब तो बस बहाना था वहाँ इसके पास ठहरने का। आबिया का परेशानी से बुरा हाल हो रहा था। इसे दोनों बहन भाई बार बार नूडल्स बनाने की ताकीद करते शर्मिंदा ही तो कर रहे थे। कैसे कहे, इतनी आसान सी चीज़ इसने कभी नहीं बनाई, और ये कि वो पहला तजर्बा आज इनके सामने नहीं करना चाहती थी। इसने अपनी जैकेट उतारकर मिडल शेल्फ के पास सीट्स में से एक पर रखी, बाजू कोहनियों तक खींचकर समेटा एक साइड पर पड़ी इलेक्ट्रिक केटल में पानी डाला और इसका स्विच ऑन कर दिया। क्या बात है, इलेक्ट्रिक केटल में पानी गर्म हो रहा था। इसने आबिया की तरफ मुड़कर इसे बदसूर खड़े देकर सवाल किया, मुझे नूडल्स बनाना नहीं आते। वो ये बताते हुए बस रोने ही वाली थी। आंखें शर्मिंदगी से नम हो गई। होठ सर पर मजीद खींचकर आंखें छुपाना चाहिए। अवीम रुक सा गया, गर्दन मोड़कर इसे देखा, जो सर करीबन झुकाए शेल्फ पर हाथ रखे चूल्हे पर रखी केटल में मौजूद पानी को तकती इतनी मासूम लगी कि अवीम का जी चाहा आगे बढ़कर पूरे हक से इसे खुद में समेट ले। पिंक हुडी में आधा ढका गुलाबी सा चेहरा और दांतों से लब काटी वो इसे बुरी तरह से मुतासिर कर गई थी। मैं बना देता हूँ। इसके चेहरे से नजरें हटाकर खुद पर जब्त के कड़े पहरे बिठाता वो आगे बढ़कर केटल के नीचे चूल्हा ऑन कर चुका था। आबिया मुंह खोले इसे देखने लगी। वो आखिर क्यों इसे रात के इस पैन नूडल्स बनाकर दे रहा था। चलो, कह चुकी कि नहीं बनाना था, फिर भी वो इसे यहाँ अपने पास रोके नूडल्स क्यों बनाकर दे रहा था। वो खामोशी से कदम पीछे हटाती वहाँ से खिसक जाना चाहती थी। इससे पहले कि कोई आकर देख ले, इससे पहले कि इरमा आकर ये सब देखे, वो चली जाना चाहती थी। यहाँ से जाना मत, मैं बनाकर दे रहा हूँ ना। अवीम ने पलट कर इसे जाने के लिए ये पर तोलता देखकर सख्ती से कहा। वो घबरा कर रुक गई। दिमाग अभी ठीक नहीं हुआ। यहाँ आओ, मेरे सामने बैठो, यहाँ पर आओ। अबरू चढ़ाकर इसे घूर कर देखा और चूल्हे से कुछ ही फासले पर शेल्फ पर हाथ रखते हुए इसे वहाँ बैठने का इशारा किया। आबिया ने घबरा कर किचन के बैरूनी दरवाजे को देखा। काश इरमा आ जाए और इसकी जान छूट जाए। मैंने तुम्हारा धोखा माफ़ नहीं किया, बस अभी के लिए फ्री हैंड दे रहा हूँ। वो संजीदगी से पानी उबलने के लिए छोड़कर ऊपर शेल्फ से काफ़ी निकाल कर शीशी खोल रहा था, जिता रहा था कि ये ना समझे दीवाना है इसका। रात को यूं इसके लिए नूडल्स मोहब्बत में बना रहा है। सच था, लेकिन इसे पता ना चले। पलट कर अपनी जगह पर जमी आबिया को तेज़ नज़र से देखा तो वो आगे बढ़कर इसे ऊंची शेल्फ पर बैठने की नाकाम कोशिश करने लगी। अवीम इसको बच्चों की तरह कोशिशें करता देखकर रुख फेर कर इसकी तरफ पुश्त की आवाज़ दबाकर हंसने लगा। चेहरे को दोनों हाथों से ढांपे वो बमुश्किल आवाज़ दबा रहा था। गहरे गहरे सांस भरकर हंसी कंट्रोल की
और पलट कर देखा तो वो शेल्फ पर किसी न किसी तरह बैठ चुकी थी। अब सर झुकाए अपने हाथों को देख रही थी। अवीम का चेहरा जब से सुर्ख हो रहा था। वो एक मग उठाकर धोता अब भी मुस्कुरा रहा था। कॉफ़ी का एक चम्मच मग में डालकर वापस रख दिया। पानी बॉईल होता देख वो चूल्हे के पास आया और नूडल्स के पैकेट खोलकर इसमें डालने लगा। आबिया चोर नज़रों से इसे तेज़ी से दोनों काम करता देख रही थी। जब वो इससे मुखातिब हुआ, स्पाइस ज़्यादा हो? स्पाइस के पैकेट उठाकर इसको देखते हुए सवाल किया। इरमा स्पाइसी खाती थी, इसलिए इसने भी इस बात में सर हिला दिया। खामोशी से इसे देखने लगी, जो आंखों में आते बालों को बाजू से पीछे करके स्पाइस के पैकेट खोल कर ऊपर डाल रहा था। संजीदा चेहरे पर नामहसूस सी मुस्कुराहट थी, चेहरे पर सुर्खी थी और ग्रे आंखें नम लग रही थी। वो ये मेहरबानी क्यों कर रहा था आखिर? नज़र झुकाकर फिर से सोचा। इसका जहन उलझ रहा था। अवीम मग में गर्म पानी डालता चम्मच से फेंटने लगा। नज़रें बार बार भटक कर करीब शेल्फ पर टांगे लटकाकर अच्छे बच्चों की तरह बैठी आबिया की तरफ जा रही थी। लबों पर मुस्कुराहट गहरी होती गई। उफ, क्या बताऊं, इस तरह सर झुकाए मेरे सामने बैठी थी। तुम कितनी प्यारी लग रही हो। मुस्कुराहट दबाकर वो बहुत हल्की आवाज़ में बड़बड़ाया था। हाथ तेज़ी से कॉफ़ी फेंट रहे थे, बाजू की रगें नुमायां हो रही थी। नूडल्स तैयार हो गए तो मग रखकर स्टैंड से एक बाउल और फोक उठाकर पानी से धोने लगा। कितने दिन रहोगी यहाँ? चूल्हा बंद करके बाउल में नूडल्स डालते अवीम ने इसे पूछा। कल चली जाऊंगी। इसने अभी भी वहाँ इस तरह अवीम के सामने शेल्फ पर टांगे लटका कर बैठते हुए ये फैसला किया था। आज हद हो गई थी। शर्मिंदगी महसूस कर रही थी वो। शॉल तक पास नहीं थी। हुड बहुत खुली और बड़ी थी, मगर इस पर एक छोटा सा स्टॉलर लिया हुआ था। ये हुलिया था अजीब सा, और वो इस अजीब इंसान की फरमाइश पर इसके सामने बैठी थी। अब चाहे इरमा नाराज़ हो जाए, वो कल जाने का फैसला कर चुकी थी। इस वक्त भी रात ना होती तो वो अभी चली जाती। नूडल्स डालकर अवीम ने बाउल किचन की सतह पर बने शेल्फ पर जाकर रखा और पलटकर उतरने की कोशिश करती आबिया के ऐन सामने रुका। कल नहीं जाओगी? हाँ, लानी के वापस आने तक नहीं जाओगी वापस? इसके दोनों अतराफ में शेल्फ पर हाथ रखता वो बिल्कुल करीब खड़ा फैसला सुना रहा था। आबिया के दिल की धड़कन जोर पकड़ती बेतरतीब सी होने लगी। शर्म और खिफ़्फ़त से चेहरा सुर्ख हुआ। उतरो अब। अपनी बात मुकम्मल करके पीछे हुआ और इसे सहारा देने के लिए हाथ बढ़ाया। तुम्हें यहाँ से खुद उतार सकता हूँ, लेकिन पता है तुमने यहीं बेहोश हो जाना है। अब उतरो। इससे रुख फेरता देखकर धमकी देने जैसा बताकर हाथ सामने किया। आबिया ने इसका हाथ पकड़कर शेल्फ से जंप किया। यहीं बैठकर खाओ, इरमा भी यहीं आ जाएगी। इसे सीट की तरफ इशारा करके बैठने का कहा और अपनी कॉफ़ी तैयार करने लगा। मुझे सर्दी। बाउल उठाती आबिया इससे पहले अपना जुमला मुकम्मल करती अवीम ने पलट कर इसे देखा। मेरी जैकेट पहन लो, मगर यहीं बैठो। मेरी हर बात से इनकार करना ज़रूरी होता है तुम्हारे लिए? वो घूर कर इसे देखता बोल रहा था। लहजे में सख्ती थी। नरमी से बोलता तो वो अपना जुमला मुकम्मल कर लेती, मगर रुकती नहीं। और अवीम का बस नहीं चल रहा था इसे अपने सामने पूरी रात बिठाए रखे। हर बार कुछ न कुछ हो जाता है। हाला आनी ने भी अभी जाना था उम्र पर। मेरी शादी की किसी को परवाह नहीं है। और ये मोहतरमा कॉफ़ी का मग तैयार करके शेल्फ से टेक लगाकर खड़े अवीम ने बड़बड़ाते हुए रुककर आबिया को देखा, जो बाउल सामने रखे रोहानसी हो रही थी। ना मुँह था ना भूख थी, मगर खाना पड़ रहा था। मोहतरमा का बस चले तो दुनिया के किसी दूसरे कोने में छुप जाए, लेकिन बस मेरे सामने ना आए। जिस दिन अपना हक जिताया तो पता चलेगा मैं कौन हूँ। नरमी और इज्जत रास नहीं है। वो खफगी से बड़बड़ाता आबिया को घूर रहा था। आबिया ने इसी लम्हे कोई बहाना सोचकर अभी सर उठाकर अवीम को घूरते देकर जल्दी से सर झुकाया। बोखलाहट में फोक भर कर नूडल्स मुंह में भरे। गरम और तेज़ मिसाले वाले नूडल ने इसका मुंह जला कर रख दिया था। नूडल से भरा मुंह, फूले सुर्ख और सर को नफ़ी में हिलाती, फूले गाल और सर को नफ़ी में हिलाती पूरी से ज़्यादा आंखें खोले वो हाथ सर पर मारने लगी। क्या कर रही हो पागल? निकालो मुंह से और पानी पियो। अवीम ने फौरी करीब पड़ा एक्स्ट्रा बाउल इसके सामने रखा और पलट के गिलास उठाकर पानी डालने लगा। वो नूडल्स उगल कर सुर्ख पानी पानी होती आंखें नाक लिए गहरे गहरे सांस भर रही थी। ये लो पानी पियो। अवीम ने झुककर कांच का गिलास इसके सामने किया। आबिया ने झुककर गिलास लबों से लगा लिया। पूरा गिलास एक ही सांस में पी गई। अवीम इसके पास खड़ा इसका चेहरा तक रहा था। वो हाथ की पुश से गाल रगड़ती भीगी सुर्ख आंखों में शिकायत लिया अवीम को देखने लगी और अवीम का दिल बेख्तियार होने लगा। यकटुक से देखता जा रहा था। शेल्फ पर रखा काफ़ी का मग वहीं पड़ा रह गया था। स्टॉलर से नाक रगड़ती आबिया की दोनों कलाइयाँ थाम कर झुका और पसीने से तर होती पेशानी पर लब रखती है। आबिया का जिस्म सुन हो गया। दिल की धड़ पूरे जिस्म में फैल गई थी। वो रुका नहीं था। पेशानी से हटकर आंखों को और फिर सुर्ख नम गालों को छुआ। आबिया के बाजू इसकी गिरफ्त में कपकपाए। अवीम एकदम होश में आता एक झटके से पीछे हुआ और अपनी जैकेट उठाता तेजी से वहां से निकलता अपने रूम में चला गया। रुकता तो इख्तियार खो देता। इससे दूर होना
मुश्किल था मगर ज़रूरी था। वो जानता था आबिया शॉक्ड हो गई होगी। इसने तो सोचा ही नहीं होगा अवीम ऐसी हरकत करेगा। आबिया इसके निकाह में थी, वो गलत नहीं थी, मगर इसे अपनी ही हरकत पर गुस्सा आ रहा था। वो बेबस हो गया था और यही गुस्सा था इसे। क्या सोचेगी आबिया अकेला देखकर? समझेगी इसीलिए रोक रहा हूँ। आह डैम इट, हाउ कैन आई डू दैट टू हर। वो झुंझुला रहा था। एक अरसा अमेरिका में रहा था। इसके साथ बहुत लड़कियां होती थी, कुछ बहुत बोल्ड भी थी, कुछ को खुद को पेश करने वाली लड़कियां। पाकिस्तान में भी बहुत लड़कियां इसी तरफ माइल होती थी, मगर किसी के पास होकर ऐसा बेबस नहीं होता था। वो किसी को देखकर यूं दिल बेख्तियार नहीं होता था। कभी किसी लड़की को देखने या छूने का दिल नहीं चाहता। आबिया से बात करता था तो देखने को मचलता था, देखता था तो इख्तियार खोने लगता था। जैकेट जोर से बेड पर फेंकी, बाल बिगाड़ते, दांत पीसने लगा। शायद आज की रात बेचैन ही गुजरने वाली थी। वो लम्हे आँखों में ठहर गए थे। आबिया का चेहरा भी, वो लम्स भी। वो बस यही सोचता जा रहा था। इरमा चॉकलेट खाती इंतजार करती रही। आबिया आ ही नहीं रही थी। वो बेचैनी से टहलने लगी। अब ऐसी दोस्ती तो नहीं थी अवीम और आबिया में के, समझ ले बातें कर रहे होंगे। नूडल्स का सोचकर मुंह में पानी आ रहा था। सब्र नहीं हो रहा था। वो सोचों में डूब रही थी। क्या वो इसे देख रहे होंगे या इग्नोर कर रहा होगा, या फिर हाथ देख रहे होंगे। हो सकता है आज हाथों की तारीफ ही कर दें। हाँ, आज तो मौका मिल गया इनको। क्या खबर मेरी हुड देख कर लगा हो इरमा है? नहीं, आबिया की हाइट छोटी है और कुछ ज़्यादा डेलिकेट है। अपनी सोचों को खुद तरतीब और नफ़ी कर रही थी। बेचैनी बढ़ती जा रही थी। हो सकता है अवीम भी इसको डांट रहे हों, शायद किचन से निकाल दिया हो सकता है। इसका दिमाग अब दूसरी तरफ सोच रहा था। वो परेशानी से हाथ मसलने लगी। अगर ऐसा हुआ तो आबिया हर्ट होगी, आबिया नाराज़ हो जाएगी, आबिया लौट जाएगी। वो इसकी भाभी बनने को भी तैयार नहीं होगी। इसने चॉकलेट्स का पैकेट फेंका और उठकर कमरे से निकली। दबे पाँव किचन की तरफ बढ़ी। खामोशी बताती थी रावी चैन दिख रहा है, लेकिन हो सकता है ये तूफान से पहले की खामोशी हो। किचन के पास पहुंचकर आहिस्ता से झांका और बुरी तरह चौंकी। अभी अकेली बैठी थी और अवीम कहीं नहीं था। बिया क्या नूडल्स? वो कंफ्यूज सी आगे बढ़ते हुए पूछना चाह रही थी जब आबिया पर नजर पड़ी। वो सर झुकाए, चेहरा मजीद झुकाती जा रही थी। बिया इसे नरमी से पुकार कर आगे बढ़ी। सामने 2 बाउल्स रखे थे। नूडल्स देखकर इरमा की आंखें चमकी। झुक कर आबिया का चेहरा देखा। वो बुरी तरह सुर्ख हो रही थी और आंखें शौक से फैली हुई थी। हाथ कपकपा रहे थे। इरमा के देखने पर हड़बड़ा कर चेहरा छुपा लिया। तुम्हें क्या हुआ? इतनी रेड क्यों हो रही हो? इरमा ने ना समझी सही से देखा। वो नूडल्स चूल्हे के पास थी ना, हीट की वजह से शायद। वो चेहरे पर हाथ फेर कर नमी पहुँचती बौखलाकर वजाहतें दे रही थी। नूडल्स बना लिए तो आई क्यों नहीं? और क्या अवीम भी आए थे काफ़ी बनाने? इरमा ने शेल्फ पर रखी इलेक्ट्रिक केटल को देखकर आबिया से सवाल किया, तुम क्यों नहीं आई? वॉशरूम चली गई थी मुझे यहाँ छोड़कर। मुझे नूडल्स बनाना नहीं आते थे और मैं यहाँ अकेली। वो अपना कम याद कर आने पर इरमा से नाराज़ होती बात बदल गई थी। उठकर स्टॉलर ठीक किया। एक शिकायती नज़र इस पर डालकर किचन से निकल गई। इरमा इसकी नाराज़गी पर परेशान हो गई। बिया सॉरी, मैं तो, वो बोलने लगी मगर बिया जा चुकी थी। इसने भरा हुआ बाउल उठाया। इस केटल में बाकी नूडल्स डालकर 2 कांटे उठाकर ट्रे में रखा और अपने रूम की तरफ बढ़ गई। आबिया कंफर्टर में छुपी पूरी तरह सो चुकी थी। सॉरी आबिया, कुछ हुआ है क्या? इरमा ने इसके मुंह से कंफर्टर उठाया। आबिया की रोनी सूरत पर मजीद परेशान हुई। वो आबिया खुद भी समझ नहीं पा रही थी। इसका दिल अजीब से अंदाज में धड़क रहा था। हाथ पांव ठंडे पड़ रहे थे। जाने शर्म थी या इसे अवीम का करीब आना बुरा लगा था। यमी, अवीम भी बिल्कुल ऐसे बनाते हैं। पहले कभी कभी मुझे बना कर देते थे मगर अब नहीं। और बिल्कुल ऐसे, कुछ ड्राई से और फुल स्पाइसी। और इरमा मुंह भर भर कर खाती चमकती आंखों से बिया को देखती बता रही थी। अब यह मज़ीद कंफ्यूज हो गई। और तुम कहती हो नूडल्स बनाना नहीं आते? बना तो लिए, वो भी एक्स्ट्रा अवीम बी की तरह, एक्सपर्ट अवीम बी की तरह। इसे छेड़ती इरमा अचानक ठटक कर रुकी। फिर शौक नज़रों से बिया को देखा जिसके चेहरे पर 12 बज रहे थे। चेहरे पर सुर्खी थी और आंखों में नमी। फिर नूडल्स के बाउल को देखा और जैसे सब समझ गई। क्या ये अवीम बी ने? पुरजोशी इसके पास खिसक कर बैठती पूछने लगी। अवीम किसी अरे गहरे को नूडल्स बनाकर नहीं देता था। वो थका हुआ आता था तो ज़्यादा बात नहीं करता था। वो अपनी कॉफ़ी बनाते किचन में किसी को बर्दाश्त नहीं करता था। बहुत कुछ था जो इरमा के तेज़ दिमाग को खटका था। मगर इससे पहले कि इसका सवाल मुकम्मल होता, कब से नरविस आबिया ने बुरी तरह रोना शुरू कर दिया। इरमा ने नोटिस कर लिया था। इरमा अगर बात की गहराई तक पहुंच गई थी तो
इरमा को अगर ये सब बुरा लगा तो अवीम ने इसके साथ वो हरकत क्यों की? अवीम ने नूडल्स क्यों बना कर दिए? इसने रोका क्यों? बात क्यों की? नरमी क्यों बरती? सबसे बढ़कर अगर इसके घर वाले देख लेते, अगर इनको पता चल जाता। आबिया का दिल वसवसों में घिरा हुआ था। इरमा जोश खुश हो रही थी, भूख ला गई। आबिया घबराई हुई थी, डर रही थी। नूडल्स साइड टेबल पर पड़े रह गए। इरमा से चेहरा छुपाती बिया किसी भी सवाल का जवाब दिए बिना बस रो रही थी। इरमा उलझती जा रही थी अपने कमरे में। विंडो से दूर आसमान पर चमकते चांद को तकता अवीम कुछ वक्त पहले आबिया के साथ गुजरे इन लम्हात को कब से मुसलसल सोचता, अब दिलकशी से मुस्कुरा रहा था। जी तो जनाब, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफिज़।